हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं वोकैबुलरी को बिना लिखे याद करने का मौका। जी हाँ, यहाँ पर हम वोकैबुलरी को बाय हार्ट करते हैं, वो भी बिना लिखे, स्टोरीज के माध्यम से या फिर उनके पीछे की जो कहानियां हैं उसके माध्यम से। और इसी के अंदर अभी सीरीज चल रही है ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, और जितने भी आज हमारे साथ पोस्टुलेंट्स जुड़े हैं, पोस्टुलेंट्स कौन होते हैं? जो किसी काम में नए नए होते हैं, जिनको हम ग्रीन हॉर्न भी कहते हैं। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज। इसका मतलब ऐसे नौसिखिया भी होता है, और ये एक केवल तरीका है, मैं आपको नौसिखिया नहीं कह रहा, लेकिन ये एक तरीका है जिसके माध्यम से हम फ्रेजेस को बाय हार्ट कर लेते हैं। सी हमें वोकैबुलरी कैसे याद हो, बिकॉज वोकैबुलरी के साथ हमें जो स्टूडेंट सामने सबसे बड़ी जो हिंड्रेंस आती है, जो हर्डल आती है, जो बाधा आती है, वो यह है कि हम इतने सारे वर्ड्स को हम याद कैसे करें, चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो फॉरेन वर्ड्स हो, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम्स हो, इतने सारे वर्ड्स हम याद कैसे करें। तो यहां पर मेरे बहुत सारे मैंने आपको कहानियां सुनाई, बिकॉज कहानियां जो है एक अच्छा मेथड रहता है जिसके तहत हम चीजों को याद रख पाते हैं। दूसरा होता है आप उनको कहीं यूज कर लो, दिस इज कॉल्ड ब्रेन मैपिंग, राइट? कि मैं अपने ब्रेन के अंदर इनको मैप कैसे करूं कि मैं एग्जाम में उनको वापस क्लिक कर जाए मेरे दिमाग के अंदर, इसीलिए इनको कहीं पे यूज करें, राइट? और मैंने आपको बताया भी था ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस एंड थिंग्स जहां जो आप अपने सिबलिंग्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो क्रॉनीज हैं आप उनके साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यूज करके दिखाता हूं, वैसे आप भी यूज कर सकते हैं। फाइन। तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो दिस इज फॉर कि चेक कि क्या जो हम एंडेवर्स लगा रहे हैं, आप और हम दोनों, मैं रिकॉर्ड करने में और आप लोग इनको देखने में, तो जो हम एंडेवर्स लगा रहे हैं, हमारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्या वह हमें रिजल्ट दे पा रहे हैं जो हम चाह रहे हैं कि हमें याद हो जाए। तो इसी को चेक करने के लिए अब से आपको जो भी मैं क्वेश्चंस दूंगा, वी विल डिस्कस बिफोर दी नेक्स्ट क्लास, है ना? कि अब जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे इडियम्स जो कि हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड थे, तो हम इनके जो क्वेश्चंस हैं डिस्कस करते हैं। ये देखते हैं। जो पहला है, ऑल्दो द साइंटिस्ट वाज ब्रिलियंट, हालांकि जो साइंटिस्ट था वो ब्रिलियंट था, लेकिन जो उसकी इनएबिलिटी थी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने की, वह बन गई उसका क्या? वो उसकी कमजोरी बन गई। कमजोरी के लिए हमने कहानी सुनी थी अखिलेश वाली कि यस, जो वह वॉरियर था, जो ग्रीक गॉड भी था, वह मरा किस कारण से था? क्योंकि उसकी जो एडी थी वह सबसे कमजोर रह गई थी। उसकी माताजी ने उसको एक पानी के अंदर डिप करा था, तो सारा शरीर जो है वह तो रॉबस्ट बन गया था, स्टर्डी बन गया था, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग। लेकिन क्या सबसे कमजोर रह गया था? उसका हील, क्योंकि एडी से पकड़ के उसको माता ने डुबोया था। फाइन। सो इट्स अ वेरी इजी वन। इसको हम बहुत बार महाभारत, आपके भगवत कथा, कहानियों के अंदर, हमने ग्रीक माइथोलॉजी की इडियम्स के अंदर हम इसको कम से कम 4-5 बार, 6-7 बार हम ये फ्रेज पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो कृपया करके आप प्रीवियस वीडियोस देखें, एंड देन ये जब एक्सरसाइज करते हैं तब आपको मजा भी आएगा कि यस, मुझे याद हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कृपया करके मुझे बताइए, आई विल चेंज एंड ट्राई टू ऑल्टर माय मेथड। फाइन। दी एंटीक वॉच लुक ब्यूटिफुल, जो ये वॉच है ये बहुत ही सुंदर दिख रही है, लेकिन अब लेकिन क्या है कि वह बहुत महंगी होगी, शायद कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, राइट? सो इट इज अ वेरी गुड फ्रेज। जब भी कोई महंगा होता है, जब हम आजकल तो आपको पता है मीम चलते हैं, रील्स में आता है कि अपनी किडनी बेच दें, राइट? तो आईफोन खरीदना है तो किडनी बेच दो। तो वैसे ही पहले के लोगों को जब पूरी फोटो बनवानी होती थी, तो उसके अंदर उनको अगर अपने हाथ पैर पूरे बनवाने, तो इट वॉज वेरी कॉस्टली, वहां से ये फ्रेज निकला है। फाइन। नेक्स्ट विच वी हैव इज बिफोर द ऑर्केस्ट्रा। तो ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करता, ऑर्केस्ट्रा इज द ग्रुप ऑफ द म्यूजिशियन एंड द सिंगर्स, तो वह परफॉर्म करते उससे पहले जो कंडक्टर था, जो उसको कंडक्ट करवा रहा था, उसने स्माइल करा और उसने कुछ कहा। तो परफॉर्मेंस से पहले क्या कह सकते हैं वह? कीप योर चिन अप तो नहीं बोलेंगे, मोटिवेटेड, फेस द म्यूजिक, कॉन्सिक्वेंसेस झेलो नहीं, ब्रेक अ लेग, दैट मींस बेस्ट ऑफ लक, राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड फ्रेज, क्योंकि पहले गुड लक जो है बोलना एक बैड ओमन माना जाता था इस इंडस्ट्री, कौन सी? एक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो वहां से निकला है ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट वी हैव इज एवर सिंस देयर डिसएग्रीमेंट, जब से उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ है, विवाद हुआ है, तब से जो नेहा है वह अब अर्जुन को क्या कर रही है? इग्नोर, दैट इज कोल्ड शोल्डर, राइट? तो जब भी आप कभी किसी को कोल्ड शोल्डर देते हो, सो दैट इज किसी को इग्नोर करना। फाइन। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द रनर क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। जो रनर है उसने क्वालिफाई कर दिया फाइनल्स के लिए, लेकिन फिनिशिंग जस्ट 100 ऑफ सेकेंड, दैट मीन्स वह बहुत नैरो मार्जिन से जीता। अब नैरो मार्जिन लिए मैंने आपको बताया था, दैट इज बाय द स्किन ऑफ हिज
टीथ। अब टीथ दे डू नॉट हैव स्किन, बट यस आपके जो पूरे मुंह की जो चमड़ी है वो बिल्कुल नैरो मार्जिन से आपके दांतों के बीच में आने से बच जाती है। सो दैट इज बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज। सिंस इट वॉज आवर बर्थडे, जैसे कि उसका बर्थडे है तो उसके पेरेंट्स खुशी खुशी अग्री कर गए उसके पूरे डिनर का क्या, बिल पे करने के लिए। सो फुट द बिल, आपको पता ही है कि जो बैंकर से पहले फुट नोट लिखा करते थे एंड दैट इज फॉर द पेमेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज द फुट द बिल इज फॉर द पेमेंट। फाइन, इट्स अ वेरी गुड वन, नॉट टू रिफ्यूज द पेमेंट। 7.1 वेरी फ्यू एम्प्लॉयज जो है, बहुत कम एम्प्लॉयज होते हैं जो कि इच्छुक होते हैं अपनी कंपनी से अनएथिकल क्वेश्चन पूछने का, क्या पूछने का, रिस्क उठाने में, है ना। तो कीप देयर चिन अप, मोटिवेटेड, स्किन स्टिक देयर नेक आउट। सो व्हेन यू stick your neck out, right out, even in the combat when there is, कभी बैटल चल रही है तो टैंक के अंदर से अगर आपने अपना मुंह बाहर निकाला है, so that is you are taking the risk. Even if you are going, आपने देखा होगा ट्रेवलिंग करते समय जितने भी अगर आप ट्रांसपोर्ट में से अगर आप अपनी गर्दन बाहर निकालते हो, इट इज वेरी रिस्की। तो रिस्क लेना है, stick their neck out. Fine. तो when the professor announced he would reveal, जब प्रोफेसर ने अनाउंस करा कि वो रिवील करेंगे एग्जाम स्ट्रेटेजी, तो स्टूडेंट्स क्या हो गए। अब आपको पता है जैसे ही कभी कोई टीचर कहिए कि देखिए ये आने वाले हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो क्या हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं ये आने वाला है। सो दे बिकम खुद पूरे ईयर्स बन जाते हैं, राइट, दैट मीन्स फुली अटेंटिव, दैट इज ऑल ईयर्स। ये हमने देखा ही था कल वाले वीडियो के अंदर। चलते हैं अपन नेक्स्ट। His remark about the manager was clearly dash. जो उसके रिमार्क थे उसके मैनेजर के लिए वह साफ साफ डैश था। सब हंसे because they knew he wasn't being serious, क्योंकि वो सीरियस नहीं था। तो उसके रिमार्क्स कैसे थे, मजाकिया, है ना। जैसे हम भी कभी किसी से मजाक करते हैं तो वी ऑल्सो टेक आउट आवर टंग, हल्की सी, है ना, मजाक कर रहे थे ऐसे कर लेते हैं, आंख मार लेते हैं ना। सो दैट इज टंग इन चीक, दैट इज when you are just mocking, you are not serious, है ना, it was just for the humor. आफ्टर डैमेजिंग द लेबोरेटरी, कि लेबोरेटरी के जो इक्विपमेंट्स है उसको डैमेज करने के बाद में जो इंटर्न, जो वहां पे इंटर्नशिप कर रहा है बच्चा, उसको पता है कि अब क्या होगा, कि ये हमने बना है कि जब भी कभी किसी आपको पनिश करना होता था तो आर्मी के अंदर, तो उसको बैंड के सामने खड़ा कर दिया था, जब परेड हो रही है तो सब उसको देखते जाएंगे। दैट इज फेस द म्यूजिक व्हेन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। और मैंने बताया भी कि अपने सिबलिंग्स और क्रॉनिक्स के साथ आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। फाइन, चलते हैं हम आज के, ये तो हुए अपना 10 क्वेश्चन लास्ट के जो हमने बॉडी से देखे थे। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि बने हैं, कॉइंड का मतलब ही क्या होता है, बनना, किससे बने हैं, कंट्रीज से। तो शुरुआत करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, डच करेज आपके लोगों के काफी करीब होगा बॉयज, कि जो एल्कोहल कंज्यूम करने के बाद जब कोई व्यक्ति इनएब्रिएटेड हो जाता है, इनएब्रिएटेड हो जाता है मतलब व्हेन ही इज इन व्हाट यू कॉल टॉक्सिकेटेड, है, जब वो पिया हुआ है, पीना अलग बात है ना, कोई हो सकता है कि ही मस्ट बी अ टिपलर, टिपलर इज द वन हु ड्रिंक्स ओकेजनली, राइट, दैट पर्सन इज नोन एज टिपलर। ये भी वर्ड्स हम पहले देख चुके हैं, बता दूं वापस से, है ना, क्योंकि अब जल्दी ही आपके लिए सीरीज लेकर आऊंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। तो हमने ये वर्ड पहले भी देखे हैं, टिपलर्स, आपके डिप्सोमनियक या टी टॉटलर। तो डिप्सोमनिक होता है तो डूबा रहता है सोम रस में, उसको हम कहते हैं डिप्सोमनियक। फाइन, और जो टोटली टी पे निर्भर करे, दैट मींस जो कभी भी अल्कोहल का सेवन नहीं करते, तो उनको हम कहते हैं टी टॉटलर। फाइन, सो टिपलर जो टिप टिप करके पीते हैं, तो ऐसे लोग जो इनएब्रिएटेड हो जाते हैं, आपने देखा होगा उनके अंदर एक अलग ही, है ना, कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, या फिर आपके पूरी दुनिया को देख लूंगा मैं, उसको भी कर दूंगा मैं, ऐसा कर दूंगा, आग लगा दूंगा मैं, है ना, जो होगा देखा जाएगा, चल पुलिस की ऐसी तैसी। तो ये जो करेज आया है, दैट इज नोन एज डच करेज, ब्रेवरी गेन फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहल रेदर देन, जेन्युइन करेज नहीं है, वह सिर्फ दारू का साहस है। एग्जाम्पल, ही नीडेड अ फ्यू ड्रिंक्स बिफोर सम डच करेज, ड्रिंक्स फॉर सम डच करेज बिफोर गिविंग द स्पीच। तो स्पीच देने से पहले उसको कुछ साहस चाहिए, तो वह ड्रिंक करता है ना, तो गेन दी डच करेज। दिस इज अ वेरी गुड वन, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, दैट मीन्स एनीथिंग दैट इज नॉट जिसको आप पढ़ नहीं सकते हो, दैट इज इलेजिबल। इलेजिबल इज अ वेरी गुड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब ही होता है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि ऐसी कोई चीज जिसको समझा ना जा सके, है ना, ये तो है जिसको पढ़ा नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहे हो आप या फिर आप जिसको अगर, हाँ, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो उसके लिए क्या वर्ड होता है, कोई मुझे बताएगा।
कृपया करके मुझे कमेंट करके बताइएगा दैट व्हाट इज द वर्ड दैट वी यूज जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है ना, जब आप किसी चीज को, अब आप जैसे इसको पढ़ भी नहीं पा रहे हो या आपको समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो इन्होंने बोला इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मैंने आपको बता दिया जिसको पढ़ नहीं पा रहे, आपको मुझे बताना है जिसको हम पढ़कर समझ नहीं पाते, समझने के लिए हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा जो वर्ड है वो इंटेलिजेंट से मिलता जुलता है, कृपया करके मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, तो टेक द क्यू फ्रॉम माई दिस सेंटेंस, टू टेक द क्यू फ्रॉम, अब देखिए इसके अंदर क्या आ रहा है, CUE, क्यू, ये क्यू क्या होती है, एक स्टिक होती है, ये भी एक अच्छा फ्रेज है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है, तो टेक अ क्यू फ्रॉम का मतलब होता है टेक द हिंट, SSC के अंदर भी आया है, कैट के अंदर भी आया है, बैंकिंग के अंदर भी आया है, सो इट्स अ वेरी गुड फ्रेज, फाइन, take a cue from, that means to take hint from something, so take cue from my sentence and give me the word that, क्या कहते हैं हम किसी ऐसे word को जो जिसको हम समझ नहीं पाते उसको हम क्या कहते हैं, फाइन, एग्जाम्पल, क्वांटम फिजिक्स इज ऑल ग्रीक टू मी, कि मेरे लिए क्या है, ग्रीक है वह, फाइन, इसकी कहानी कहां से चालू हुई है, द एक्सप्रेशन बिकेम फेमस through Julius Caesar where a character says for mine own part it was Greek to me. During medieval Europe, many scholars could read Latin but not Greek, so making Greek texts appear unreadable. That means illegible, जिसको पढ़ा नहीं जा पाए. Fine. तो ये क्या कर देते थे कि उनको जो है लैटिन तो आया करती थी बट ग्रीक नहीं आते, तो ग्रीक उनके लिए क्या हो गया, ऑल ग्रीक टू मी, कैन नॉट अंडरस्टैंड. चाइनीज विस्पर, इट्स अगेन अ वेरी गुड, ये गेम भी होता है, आपने देखा होगा कि एक आपने बच्चों को लाइन बना दी, आपने बोला कि अब यहाँ पे आपने एक सेंटेंस दिया बच्चे को, वो हर एक के कान में जाएगा, राइट, इंफॉर्मेशन बिकम्स डिस्टॉर्टेड एज इट पासिस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि जो इंफॉर्मेशन है वह डिस्टॉर्ट हो ही जाती है जब एक से दूसरे की तरफ जाती है, सो दैट इज अ चाइनीज विस्पर. द ऑफिस रूमर केम चाइनीज विस्पर्स बिफोर रीचिंग द मैनेजर, तो मैनेजर तक पहुंचने से पहले पहले वो क्या बन जाती है, चाइनीज विस्पर. द फ्रेज ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द 19th century reflected the mistake belief that communication with China was difficult due to language and cultural differences. Today, many people avoid the term because it is considered culturally insensitive and instead use telephone game. तो अब से अपन को क्या करना है, चाइनीज विस्पर यूज नहीं करना, हमें क्या बोलना है, टेलीफोन गेम, फाइन, और सिंपली अ टेलीफोन. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज इंडियन समर. ऑफ कोर्स इट इज अ पीरियड, इसका इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है, बट यस अ पीरियड ऑफ यूजुअली वार्म वेदर इन लेट ऑटम, कि जो पतझड़ का जो मौसम है उसके अंदर जब आपके लंबे समय तक गर्मी रह जाए, तो ये इसका ओरिजिन कुछ इंडिया से लेना देना है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर बोला है. वी इंजॉयड एन इंडियन समर वेल इनटू अक्टूबर, यहाँ अक्टूबर है जो आपको दिख नहीं पा रहा बट दिस इज अक्टूबर, राइट. तो हमने इंजॉय करा इंडियन समर अच्छे से इन अक्टूबर, मतलब अक्टूबर में हमने गर्मियां देखी है. और ये कह रहे हैं कि डिस्पाइट द नेम द इडियम हैज नो कनेक्शन विद द कंट्री इंडिया. फाइन. मैक्सिकन स्टैंड ऑफ, जिसका मतलब ही होता है कि जिसके अंदर दोनों ही जब एक्ट करेंगे तो उनका रिस्क जो है बहुत हाई रहने वाला है ना, विदाउट रिस्किंग डिफीट, कि वो हारने की उनकी वहां पर बहुत चांसेस है. तो जब भी कभी ऐसा होता है, जो आपको काउबॉयज दिख रहे हैं, है ना, आपको मुझे बताना है कि जब इनके ऊपर जो इनाम रखा जाता है, इनाम की राशि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं. फाइन. Origin story क्या था, phrases appeared in the United States during the 19th century, especially in stories about the American Southwest and the frontier conflicts. It describes a deadlock. Deadlock क्या होता है, stalemate, जब कुछ भी नहीं कर पाना संभव हो, मतलब कि हम कुछ भी अब नहीं कर सकते हैं, और अगर किसी ने भी कुछ करा तो वहां पर उसके जो हार है वो निश्चित है, मरना उसका निश्चित है. Where neither side could safely make the first move, right? The negotiations ended in the Mexican standoff. Mexican standoff. Standoff is आमना सामना, a very good word. Next which we have is take French leave. I have used it many times. I have taken the French leave. तो इसको हम नहीं देखेंगे, बट मैंने आपको बता दिया है. बट आजकल इसको क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश लीव, राइट, क्योंकि यह फ्रेंच लीव किसने निकाली, इंग्लिश लोगों ने यूज करी है फ्रेंच पीपल के लिए. बट नाउ फ्रेंच ब्लेम्ड द इंग्लिश विद द सिमिलर एक्सप्रेशन मीनिंग दैट इज इंग्लिश लीव. ऑलराइट. Pardon my French, that is an apology for using rude or offensive language. जब कभी भी आप कोई बहुत ही रूड या किसी को ठेस पहुंचाने वाली अगर लैंग्वेज यूज कर लेते हो तो उसके लिए आता है pardon my French. इसकी ओरिजिनल स्टोरी, French was once regarded by English speakers as fashionable but foreign. Eventually people humorously used the phrase before or after
प्रोफेनिटी, किसी को नीचा दिखाना, राइट, प्रिटेंडिंग द ऑफेंसिव वर्ड belong to another language. Fine. So pardon my French, he said after accidentally swearing. That is pardon my French. That means for rude or offensive. रशियन रूले, तो जो रूले है, ये रूले क्या होता है गाइस? वैसे आपने देखा होगा, जो ये आपने देखा हो बहुत सारी मूवीज के अंदर आपको दिखाया जाता है, हॉलीवुड बॉलीवुड के अंदर, जब वो गैम्बलिंग करने जा रहे हैं, जब वो जुआ खेलने जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा ब्लैक और काली सी बॉल है और वो नंबर्स घूमते रहते हैं, उसके ऊपर वो चलता रहता है, बहुत सारे सिक्के, मतलब ऐसे प्लास्टिक के जो रहते हैं, कॉइन्स पर रहते हैं ना। तो अब क्या होता है कि ये रशियन रूले है। रशियन रूले में क्या है, वह जो दिखाते हैं ना कि एक गोली खाली है, इसके अंदर अब 5 डालेंगे, अब देखेंगे किसकी मृत्यु लिखी हुई है, जो आपने लक मूवी के अंदर भी देखी हो। फाइन, सो दैट इज रशियन रूलेट, टेकिंग एन एक्सट्रीमली डेंजरस रिस्क। फाइन, दैट इज रशियन रूलेट। ड्राइविंग विदाउट अ सीट बेल्ट इज लाइक प्लेइंग रशियन रूलेट. Fine, it's a very good one. The expression comes from a story published in describing a deadly gambling practice allegedly involving Russian officers. Whether the practice was common remains debated, but the phrase became widely used in reckless gamble. Go Dutch. Each person pays for their own expense. ये तो गाइज आप बहुत बार यूज कर सकते हो। ये हम यूज भी करते हैं, तू TTMM, तू तेरा मैं मेरा, मतलब हम कहीं जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो इट विल बी लाइक TTMM, और विल गो डच, दैट मीन्स वी विल ऑल कॉन्ट्रीब्यूट ऑन आवर ओन, हम अपना अपना हिस्सा देंगे, सो दैट इज नोन एज गो डच। काइंडली जितने भी जेनजी स्टूडेंट्स हैं, जब भी आप कभी जाते हैं कहीं बाहर, तो इफ यू आर पूलिंग, अगर आप पूल कर रहे हो, अगर आप सब कॉन्ट्री कर रहे हो, तो कृपया करके like several Dutch expression, it all arose from the rivalry between England and the Netherlands. During the 17th century, the phrase implied thriftness, you see, though today it is simply let's go Dutch for dinner. तो डिनर में हम क्या करेंगे? कॉन्ट्री. डबल डच, दैट मीन्स स्पीच दैट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसको आप समझ नहीं सकते हो, दैट इज डबल डच. आपको मुझे बताना है डच कहां पर है, कौन सी कंट्री है, इसके 2 और नाम है, मुझे आपको बताने हैं कि इनके क्या नाम है. लेट्स चेक योर जीके एज वेल. So the legal document was double Dutch to me. Fine, it was unable, like I'm unable to understand it. Dutch uncle again, ये हमें कॉलोनीज में देखने को मिलते हैं. Someone who gives strict but well intentioned advice. वो strict होंगे लेकिन उनका इंटेंशन कैसा है? अच्छा. फाइन, तो ऐसे जो अंकल हैं, दे आर डच अंकल्स. तो काइंडली यूज देम, नेम देम इन योर कॉलोनीज. हेलो डच अंकल. Fine, they use these phrases and teach them as well if they are also from the English background, because old people, they were very well educated, and if they are well educated, you can teach them good phrases. So my coach acted like a Dutch uncle after the match. That means strict but advice, well intended advice. When in Rome, do as the Romans do, right? It's a very good phrase कि ये भी हो सकता है, इसके अंदर कहते हैं कि when you are in Rome, don't go against the Pope. ये भी एक बता देता हूं, बड़ा अच्छा फ्रेज है, ये भी आपको पढ़ने को मिल सकता है. When you are in Rome, don't go against the Pope, है ना. इसका मतलब होता है जल में रह के मगर से बैर नहीं ले सकते, जो ये फ्रेज मैंने बताया है. इसका मतलब होता है जैसा देश वैसा भेष. फाइन, तो ये होता है जैसा देश वैसा भेष. दैट मीन्स अगर आप रोम में हो तो वैसा करो जैसे रोमन्स कर रहे हैं, और अगर आप रोम में हो तो आप पोप के अगेंस्ट नहीं जा सकते, है ना. दैट मीन्स समुद्र में रह के आप मगर से बैर नहीं कर सकते. बड़े अच्छे फ्रेज है, राइट. द सेइंग डेट्स टू द 4th century. सेंट एम्ब्रोस जो थे, एडवाइस सेंट अगस्टिन टू फॉलो द कस्टम्स ऑफ रोम व्हाइल विजिटिंग, लीडिंग टू द famous proverb. So I wore traditional clothes because when in Rome, do as the Romans do, right? So if you are going in a Bengali शादी, तो आप भी देखेंगे कि आप भी उनकी तरह अटायर पहने. अगर आप पंजाबियों की जा रहे हैं तो हम भी देखेंगे वहां पर हम उनके जैसे गरबा, है ना, जो है व्हाट डू कॉल, गिद्दा पालें, राइट. अगर आप गुजरात में हैं तो आप गरबा कर लें. तो वी ऑल्सो ट्राई टू फॉलो, इफ यू आर इन रोम, do what Romans do. Fine, so that is a good phrase. The next we have is Chinese fire drill. तो ये एक ऐसा है कि चाइनीज फायर ड्रिल है, दैट मीन्स अननेसेसरीली कंफ्यूजन. चाइनीज है तो इट इज यूजलेस, राइट. इसका कोई भरोसा नहीं है. तो जब आप कोई ऐसी गतिविधियां कर रहे हो जो कि कंफ्यूजन या डिसऑर्डर ही क्रिएट करेगी, तो उसको हम कहते हैं चाइनीज फायर ड्रिल. द मीटिंग टर्न इनटू अ कंप्लीट चाइनीज फायर ड्रिल. की मीटिंग हुई तो सही, बट
confusion and disorder. It's a very good phrase. Next we have is Irish goodbye, a very good one. That means बिना किसी को बताए जब आप कहीं से पार हो जाता है ना, किसी ग्रुप में आपके कई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, you have your cronies, है ना, जो बिना आता एकदम से गायब हो जाएगा एंड एक दो महीने बाद फिर आ जाएगा, है ना. सो ऐसे दैट मीन्स दैट इज आयरिश गुड बाय. इसके लिए एक वन वर्ड भी होता है कि जब आप किसी को बिना बताए आप मिलना अब नहीं मिल रहे हो, राइट. तो ये पार्लियामेंट में यूज होता है, मैंने पॉलिटिक्स की क्लास में बताया भी है कि जब आप कभी किसी से बिना बताए कि अब आप अगली बार कब मिलोगे एंड यू एंड द मीटिंग, दैट व्हाट डू वी कॉल दैट, राइट. आयरिश गुड बाय होता है बिना बताए गायब हो जाना. फाइन. लीविंग अ गैदरिंग विदाउट सेइंग गुड बाय. This modern American expression likely developed during the late 20th century, like French leave. It reflects a nationality stereotype कि जो Irish people वो कैसे गायब हो जाते हैं बिना कुछ कहे. Fine. He made an Irish goodbye before anyone noticed. तो कोई notice करता उससे पहले वो गायब. Indian file. Indian file, it has nothing to do with India again, but walking one behind another in a single line, that is called Indian file. अब ये कैसे हुआ? मेरे को लगता है कि जो हमारी फाइल्स है वो एक के पीछे एक चलती रहती है. तो आपको पता है कि एक्सेस ऑफ पेपर वर्क या फाइल के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेड टैपिज्म, लाल फीता शाही, उसको हम कहते हैं रेड टैपिज्म. फाइन. European settlers observed that many Native American groups often traveled single file through forests to leave a less visible trail. Right? Historically, Indian here referred to indigenous people. यहाँ पे Indians किसको कहा गया है? जो वहाँ के स्वदेशी. अमेरिका भी किसके द्वारा बसाया गया है? इंडिया के द्वारा. ये बार बार बता रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा. The students walked in Indian file through the narrow cave. कि पतली सी जो गुफा थी उसके अंदर से they walked in Indian file. Fine. हमने कश्मीर फाइल देखी, हमने बंगाल फाइल देखी. Now this is Indian file. Let's do the exercise now. ये आपको करना है और मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि इनके आंसर्स क्या होंगे गाइस. तो काइंडली डू कमेंट. आप करें इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस भी करेंगे. ऑलराइट. फाइन. तो मिलते हैं अपन. आई होप यू पीपल मस्ट हैव एंजॉय एंड लर्नड मेनी फ्रेजेस एंड इडियम्स. एंड इफ यू आर एंजॉयिंग द सेशंस, काइंडली लेट मी नो. आप मुझे बताएं भी एंड सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने क्रॉनीज, ऑल्टर ईगोज और पाल्स के साथ, जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अपने आप को इस भाषा के अंदर या अपने आप को इस भाषा का क्या बनाना चाहते हैं? ऑरेटर, आर्टिकुलेटर. That means the one who is eloquent, जो भाषा बोलने में अच्छा है ना. इसके लिए एक फ्रेज भी होता है, तो मुझे फ्रेज भी बता सकते हैं जो बोलने में अच्छा होता है उसके लिए एक फ्रेज क्या होता है. We will see in the next session. See you till then. Take care. Bye bye.